वेलकम बैक साथियों। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट्स इन इंडिया बाय एम लक्ष्मीकांत। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। कहां पर? राज्य के न्यायिक प्रशासन में। तो जो उच्च न्यायालय है उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। 1858 में विधि आयोग की सिफारिश पर संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया, जिसने 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के चार्टर का आदेश मई 1862 में दिया गया था और मद्रास और बॉम्बे के जून 1862 में आदेश दिए गए थे, जिससे कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। भारतीय न्यायपालिका के बारे में 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित होकर भारतीय संविधान ने तीन स्तरीय संरचना के साथ एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है। सबसे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय और अन्य निचले न्यायालय। अदालतों की यह एकल प्रणाली देश भर में केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। इनमें से 6 साझा उच्च न्यायालय हैं। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है। दिल्ली केवल ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। कब से? 1966 से। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य
क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक साझा हाईकोर्ट है। आंध्र प्रदेश हाल ही में उच्च न्यायालय स्थापित करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश हाल ही में उच्च न्यायालय स्थापित करने वाला राज्य है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में हुई थी। संविधान के भाग 6 में संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय का संगठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय, चाहे वह अनन्य हो या फिर साझा, में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं होते हैं। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया। इसे किस पर छोड़ा गया है? राष्ट्रपति के विवेक पर। तदनुसार राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते। न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? आइए जानते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। दूसरे का बाद वह उच्च न्यायालय या न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय में। शपथ या प्रतिज्ञान। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पद संभालने से पूर्व उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ निम्नलिखित प्रतिज्ञान करना होता है। अपनी शपथ में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है। पहला, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा पालन करेगा। दूसरा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण
रखेगा। तीसरा, सम्यक प्रकार श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। चौथा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए। कौन कौन से हैं? पहला, 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। दूसरा, वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। तीसरा, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। चौथा, उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। अगला है न्यायाधीशों को हटाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संकल्प द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है, वैसे नहीं। प्रस्ताव पर विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना आवश्यक है। हटाने के 2 आधार हैं, कौन कौन से? पहला, सिद्ध कदाचार अर्थात सदाचार का विपरीत। दूसरा, अक्षमता। ये 2 आधार हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के। पहला, सिद्ध कदाचार, दूसरा, अक्षमता। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला, 100 सदस्य लोकसभा में एवं 50 सदस्य राज्यसभा में हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को सौंपना होगा। यदि इसकी शुरुआत लोकसभा में होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसको अध्यक्ष को सौंपना होता है प्रस्ताव को। यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो इसके लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है प्रस्ताव पर और राष्ट्रपति को बाद में सौंपना होता है। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति जिस भी सदन में यह प्रस्ताव आ रहा है उसके अध्यक्ष या सभापति जो है प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेते हैं तो अध्यक्ष सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। समिति में कौन कौन होगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए। यदि महाभियोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध लाया जा रहा है तो यहां पर अन्य न्यायाधीश हो सकता है। यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश
कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता। छठा है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। सातवां, अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ही समान है। यह रोचक है कि अब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला है वेतन एवं भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। यहां से प्रश्न बन सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? दैट इज पार्लियामेंट। उनकी नियुक्ति के बाद, अर्थात जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती। जब कभी देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है, ऐसी स्थिति में उनके वेतन, भत्तों आदि में कटौती की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है 2,50,000 रुपए प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,25,000 रुपए प्रति माह है। उन्हें सरकार भत्ता और निःशुल्क आवास तथा अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी प्रदान की जाती। सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% प्रति माह पेंशन पाने का दायरा। अगला है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण, ट्रांसफर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर यह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएं। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया, ना कि दंड के रूप में। दोबारा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया है। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, एक वहां के जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है, एक वहां के जहां वह जा रहा हो, परामर्श करना चाहिए। इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती।
अगला है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब पहला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। तीसरा, यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि और 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। एक, अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक है। राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो। दूसरा, किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना पदभार ना संभाल ले। हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र से के पश्चात पद पर नहीं रह सकता। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उस उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां एवं सुविधाएं और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय को सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। इसे कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के अतिक्रमण, दबाव, हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। उसे बिना डर व पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए। संविधान में उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला, नियुक्ति की विधि। नियुक्ति की विधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अर्थात कैबिनेट स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। यह उपबंध कार्यपालिका के पूर्णता विवेकाधीन में कमी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनैतिक अर्थ अथवा व्यवहारिक पक्षपात न हो। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती। तीसरा है निश्चित सेवा शर्तें।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकारों, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल इनमें कमी नहीं की जा सकती। इस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें उसके कार्यकाल तक यथावत रहती हैं। चौथा है संचित निधि पर भारित व्यय। न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। जो भी न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। इस तरह राज्य विधानमंडल में इस पर कोई मतदान नहीं हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, ना कि राज्य की संचित निधि से। यहां से बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न बन सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहां से दी जाती है? दैट इज भारत की संचित निधि, ना कि राज्य की संचित निधि से। पांचवा है न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। संविधान ने एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उस स्थिति के जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो, तभी ऐसा किया जा सकता है, साधारण स्थिति में नहीं। छठा है सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात ना करें। सातवां है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इस प्रकार कोई भी इसके कार्यों और निर्णयों की आलोचना या विरोध नहीं हो सकता। यह शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है। आठवां है अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप की नियुक्ति कर सकता है। वह उनकी सेवा शर्तें भी तय कर सकता है। नौवां है इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय की संविधान में उल्लेखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को ना तो संसद द्वारा और ना ही राज्य विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है, लेकिन अन्य मामलों में इसके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति को संसद एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। 10वां है कार्यपालिका से पृथक्करण। संविधान राज्यों को निर्देशित करता है। संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को
कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाएं। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका प्राधिकारियों को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप इसके क्रियान्वयन पर न्यायिक प्रशासन में कार्यपालिका प्राधिकारियों की भूमिका समाप्त हो गई। अगला है उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका होती है। यद्यपि संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किए गए हैं, इसे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होंगी जो संविधान के लागू होने से तुरंत पूर्व थी। लेकिन एक चीज और जोड़ी गई, वह है राजस्व मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो संविधान पूर्ण काल में इसके पास नहीं था। संविधान में उच्च न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियां अन्य उपबंधों के द्वारा, जैसे न्यायाधीश, पर्यवेक्षक की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई। इसके अलावा यह संसद और राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालयों की शक्तियां एवं न्यायिक क्षेत्र के परिवर्तन की शक्तियां देता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पहली है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा न्यायाधीश रिट क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, पांचवा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, छठा है अभिलेख का न्यायालय, सातवां है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ है उच्च न्यायालयों की विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है। अधिकारिता का मामला वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना। बी है संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। सी राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में। डी है नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ई है संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में। एफ उच्च न्यायालय के मामलों में 4 उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार हैं। 1973 से पूर्व कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक न्यायिक क्षेत्र थे। इसका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह निरसन कर दिया गया। अगला है रिट क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 226, संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ है एक सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तन। यदि न्यायादेश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की
सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्यायादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत समवर्ती है, अर्थात समान है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वह या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालय का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय से ज्यादा विस्तारित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। अर्थात इसका विस्तार ऐसे मामलों में नहीं है जहां एक सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अर्थात उच्च न्यायालय मूल अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन के जरिए भी इसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अगला है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहां इसके राज क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। यहां दोनों तरह के अर्थात सिविल एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है। इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है। दीवानी मामले। इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नानुसार है। पहला, जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए कानून और अन्य दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है यदि परिमाण निर्धारित सीमा से अधिक है। दूसरा, जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो, तथ्यों का नहीं। तीसरा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों में अंतः न्यायालयी अपील का प्रावधान है। जब उच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश मामले पर निर्णय देता है उच्च न्यायालय के मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत, ऐसे मामले में निर्णय उसी न्यायालय की खंडपीठ में हो सकता है। प्रशासनिक एवं अन्य अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने की जा सकती है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के विषयाधीन। परिणाम स्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है। अगला है आपराधिक मामले। उच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। पहला, सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक सजा हुई हो। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजाए मौत आमतौर पर मृत्युदंड के रूप में जाने वाला, पर कार्रवाई से पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, चाहे सजा पाने वाले व्यक्ति ने अपील की हो या ना की। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973
3 में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी न्यायिक के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे, सिवाय सैन्य न्यायालय और अधिकरणों को। इस प्रकार वह है मामले वहां से स्वयं के पास मंगवा सकता है, सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है और उनके प्रयोग और कार्रवाई को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है, उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। शेरिफ क्लर्क अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि निश्चित करता है। पर्यवेक्षण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, क्योंकि यह सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तारित होता है, चाहे वे उच्च न्यायालय में अपील के क्षेत्राधिकार में हो या ना हो। इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है। यह पुनर्व्याख्यात न्यायिक क्षेत्र है और स्वयं संज्ञान ले सकता है, किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है। तथापि यह शक्ति उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और अतिक्रमणों के ऊपर सीमित अधिकार नहीं देती। यह एक साधारण शक्ति है और इसलिए इसका प्रयोग केवल कभी कभार और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन, विधि की त्रुटि, उच्चतर न्यायालयों की विधि के प्रति असम्मान, अनुचित निष्कर्ष और प्रकट अन्याय तक सीमित होती है। पांचवा है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय के अपीलीय, न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारों, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियां रहती हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा। जिला न्यायाधीशों से अलग में नियुक्ति में राज्यपाल इससे परामर्श लेता है। यह राज्य की न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा के तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है। यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि उसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हों और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो। यह या तो इस मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ मामले को संबंधित न्यायालय को लौटा सकता है। अगला है, जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं, उसी प्रकार इसके कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। अगला है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। उच्च न्यायालय के फैसले कार्रवाई और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को
पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। इसके तहत अवहेलना दीवानी या आपराधिक किसी प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है एक न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायादेश अथवा अन्य प्रक्रिया का जानबूझकर पालन न करना। आपराधिक अवहेलना का मतलब है किसी मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्रवाई न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित अथवा कम करना, न्यायिक कार्रवाई के प्रति दुराग्रह अथवा में हस्तक्षेप, किसी अन्य प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध अथवा हस्तक्षेप, हालांकि निर्दोष प्रकाशन एवं कुछ मामलों का वितरण, न्यायिक कार्रवाई की सही रपट, उचित एवं वाजिब न्यायिक आलोचना, कार्रवाई प्रतिक्रिया आदि न्यायालय की अवहेलना नहीं। अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा की और उसमें सुधार की शक्ति भी उसे प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा इसे कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए, अर्थात जो राज्य विधानमंडल ने कानून बनाए हैं उनका संवैधानिक परीक्षण हो सकता है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले अधिकारिता हैं तो उन्हें असंवैधानिक और सामान्य शून्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। यद्यपि न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट हैं। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमनों अथवा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों का हनन, भाग 3। जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है यह उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है और संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति को कम किया गया है। किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई है। हालांकि 43वें संशोधन अधिनियम 1977 में फिर मूल स्थिति बहाल कर दी गई। जानते हैं अनुच्छेद और विषय वस्तु के बारे में, किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप, अर्थात उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएं। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों को लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226 ए अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, इसे निरस्त किया जा चुका। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 ए राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त हो चुका। 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 232 व्याख्या निरस्त। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।